सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने किस प्रकार भारतीय संविधान को अंतिम रूप देकर हमारा अपना संविधान लागू किया। तो आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक ढांचा यानी संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। तो आज हम संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले संविधान का निर्माण हम विषय पढ़े, उसमें एक शब्द बार बार आएगा, संविधान सभा। तो आज देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा। तो देखिए छात्र छात्राओं, संविधान सभा की मांग। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम रॉय ने रखा था। यह हमने पहले पढ़ा भी था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, यह भी हमने पढ़ा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो सबसे पहले कब मांग उठाई गई थी? 1935 ईस्वी वर्ष में। सबसे पहले 1935 ईस्वी वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले यह मांग रखी थी। तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन किया जाए, यह मांग रखी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 1938 में, कब है? सबसे पहले 1938 में ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा। यह घोषणा किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो ब्रिटिश सरकार ने भी इस मांग को अंततः सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1944 के अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको 1940 का अगस्त प्रस्ताव, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1942 में क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। क्रिप्स से भारत कब आए? 1942 में एक सदस्य के साथ। और भारत क्यों आए थे? कि एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप का प्रस्ताव लेकर आए थे। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। तो जो संविधान था वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अपनाया जाना था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव आया था, उसको अस्वीकार किसने किया? मुस्लिम लीग ने। अस्वीकार किसने कर दिया? मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग की मांग थी
कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा दिया जाए। तो मुस्लिम ने कहा कि दो स्वतंत्र हिस्से किए जाए, भारत के दो स्वायत्त हिस्से में बांटा जाए पहले, और अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। तो जब बात नहीं बनी तो एक आखिर में एक किसको भेजा गया, कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। तो जो कैबिनेट मिशन था, उस कैबिनेट मिशन ने भी दो राष्ट्रों की जो मांग थी उस मांग को ठुकरा दिया। दो स्वतंत्र राष्ट्रों की मांग थी उसको किसने ठुकरा दिया, कैबिनेट मिशन ने। लेकिन ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिसे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया, और ऐसे एक संविधान सभाओं की एक इस प्रकार की संविधान सभा के निर्माण की योजना बनाई और जिससे मुस्लिम लीग भी काफी हद तक संतुष्ट हो गया। अब देखेंगे संविधान सभा का गठन। तो अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। तो देखिए, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा थी, उनकी जो सदस्य संख्या कितनी थी, 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें आनी थी, 296, और ब्रिटिश भारत से, और 93 सीटें देशी रियासतों से। तो देशी रियासतों की सीटें कितनी थी, देशी रियासतों से 93 सीटें आनी थी। कितने, 93। तो 93 सीटें देशी रियासतों में आनी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों 296 सीटों में से 92 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से। तो 296 सीटें थी, उनमें से जो 92 सदस्यों का चयन, तो 296 सीटों में से 92 सदस्यों का चयन, 92 सदस्य 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, प्रत्येक में से एक से किया जाना था। इस प्रकार से एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर। अब इसकी पहली विशेषता देख ली। अब यदि हम इसकी दूसरी विशेषता देखें तो दूसरी विशेषता क्या थी, तो हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी हर प्रांत हो, चाहे कोई देशी रियासत हो, तो प्रांत या देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो मोटे तौर पर कहा जाए तो 10 लाख लोगों पर, कितने लोगों पर है, 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तो एक सीट का आवंटन कितनी जनसंख्या पर होना था, 10 लाख लोगों पर। अब देखेंगे तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता में कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। तो 3 जो प्रमुख समुदाय थे उनकी जनसंख्या के अनुपात के बीच इनका विभाजन किया जाना था। तो ये 3 समुदाय थे। एक तो था मुस्लिम, और पहला समुदाय कौन था, मुस्लिम। दूसरा था सिख, मुस्लिम सिख, व तीसरा था सामान्य, जिसमें मुस्लिम और सिख से भिन्न लोग आते थे, मुस्लिम और सिखों को छोड़ करके। चौथी बात कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में से उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। तो जो समुदाय के लिए आवंटित सीट थी उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा ही उस सदस्य का चुनाव किया जाना था, और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से ही
समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। तो मतदान था, उसकी प्रणाली क्या थी? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाना था। पांचवी विशेषता कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो जो देशी रियासतें थी, उनके जो सदस्य थे, उनके सदस्यों का चयन था वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा ही किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। तो संविधान सभा कैसा निकाय थी? आंशिक रूप से, थोड़े रूप में, आंशिक रूप से चयनित और आंशिक रूप से नामांकित। आंशिक चयनित और आंशिक नामांकित संस्था थी। कौन कौन है? संविधान सभा। इसके अलावा सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, और जो सदस्य थे उनका चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से, किस प्रकार से? प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा, जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी के द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो इस प्रकार से इनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। अब देखेंगे संविधान सभा के लिए चुनाव किस प्रकार से हुए, कब हुए। तो संविधान सभा के चुनाव संविधान सभा के चुनाव, तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में किया गया। 1946 में कब है? 1946 में हुआ, जुलाई अगस्त। संविधान सभा का चुनाव 1946 में जुलाई अगस्त में किया गया था। तो देखिए, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटें कितनी थी? 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत के लिए, 296 सीटें थी। तो इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 208 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को 73, लीग को कितनी सीटें मिली? 73 सीटें, तथा छोटे वह जो स्वतंत्र सदस्य थे उनको 15 सीटें मिली। छोटे समूह थे जो स्वतंत्र सदस्य थे उनको कितनी सीटें मिले? 15। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, यानी जो रियासतें थी उनको कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 93, लेकिन वो 93 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया। तो देशी रियासतें थी, उन्होंने संविधान सभा में भाग लेना उचित नहीं समझा। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, यानी प्रतिनिधि चुने गए थे सदस्यों के द्वारा, तो प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था। तथापि इसमें सभी वर्गों व महिलाओं को भी स्थान मिला। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल हो गई थी, यानी एक महात्मा गांधी ऐसी महान हस्ती थी जिनको संविधान सभा में स्थान नहीं मिला था। अब देखेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली,
तो देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक, बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग था, लीग ने फिर संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और बैठक में भाग नहीं लिया। वो पाकिस्तान की मांग पर बल देने लगे। परिणाम स्वरूप 211 सदस्यों ने ही इस बैठक में हिस्सा लिया। कितने सदस्यों ने? प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो जब प्रथम बैठक बुलाई गई तो उसमें जो फ्रांस में सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है, इसी तर्ज पर भारत में भी सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के जो प्रथम संविधान सभा की कार्य प्रणाली शुरू की गई थी, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था, तो उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब देखिए, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन से? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। तो बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसी प्रकार एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष के लिए बात करें तो एच सी मुखर्जी कौन है? एच सी मुखर्जी तथा वी टी कृष्णामाचारी, वी टी कृष्णामाचारी, वी टी कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। तो ये दो, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष हुए? 2। उद्देश्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, ये इसमें से प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को, कब है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें जो संवैधानिक ढांचा है वो किस प्रकार से होगा, उसका दर्शन किस प्रकार से रहेगा, इसकी झलक दिखाई गई थी। इसमें कहा गया था, तो इसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी? तो पहली बात इसमें यह बताई गई थी कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। यानी जो संविधान सभा है ये भारत को एक स्वतंत्र और गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है और घोषणा करती है कि संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान के निर्माण की घोषणा की गई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में। दूसरी कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तो भारतीय संघ का हिस्सा, भारतीय संघ जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो ब्रिटिश भारत में शामिल हों क्षेत्र हों या फिर भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र हों या भारत से बाहर के जो सभी प्रकार के क्षेत्र हों, यदि वो इसमें शामिल होंगे, होना चाहें तो वो भारतीय संघ के हिस्सा होंगे। तीसरी बात इसमें बताई गई थी कि उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो उनकी जो सीमाएं हैं उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा के द्वारा किया
जाएगा। तो उनकी सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में चौथी बात जोड़ी गई। चौथी बात क्या कहेगी कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं अधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी शक्ति का स्रोत कौन होगी? भारतीय जनता। भारतीय। चौथी बात कही गई थी कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं अधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता को बताया गया। पांचवी विशेषता बताई गई कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो इस प्रकार से भारत के सभी लोगों के लिए सुलभ न्याय मिल सके, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सके, सभी को सुरक्षा के अवसर प्राप्त हों, सबके साथ समता का व्यवहार किया जाए, विधि के समक्ष सभी समान हों और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, विश्वास, भ्रमण और संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, लोक नैतिकता की स्थापना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद इसमें जो छठी बात थी वो थी कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर जो पिछड़े वर्ग हो या फिर जनजातीय क्षेत्र हो, इनके लोग हों, तो इनके लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। सातवीं बात उद्देश्य प्रस्ताव में थी कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। यानी संघ की एकता पर विशेष बल दिया जाएगा। संघ की एकता को अक्षुण्ण, इसको कभी किसी हालत में नष्ट नहीं होने दिया जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र चाहे समुद्र है, वायु क्षेत्र है या न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आठवीं बात इसमें क्या कही गई थी कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान मिला दिलाया जाएगा और विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्मित उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो आठवीं बात इसमें विशेष रूप से यह कि कही गई कि विश्व शांति एवं मानव कल्याण, विश्व शांति एवं मानव कल्याण को महत्व दिया जाएगा। मानव कल्याण को महत्व दिया जाएगा, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के अनुरूप इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी और इसका जो परिवर्तित रूप है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके ही संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई। अब स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या हुए कि संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। तो जो पहले देशी रियासतों के जो शासक थे वो अपने को अलग रखना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। यानी 1947 28 अप्रैल 1947 तक 6 राज्य थे वो इसके सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। तो 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई थी माउंटबेटन योजना। भारत बंटवारे,
भारत बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना पेश की गई थी। और इस माउंटबेटन योजना पेश करने के बाद धीरे धीरे लगभग सभी देशी जो रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए थे। तो भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भारतीय हिस्से के शामिल थे, वो भी इसमें शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। अब देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 से, उसने सभा की जो स्थिति थी उसमें 3 परिवर्तन किए। सभा की स्थिति में कितने परिवर्तन किए? 3 परिवर्तन। संविधान सभा ने 3 परिवर्तन किए। तो पहला था क्या कि सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। तो सबसे पहले संप्रभु यानी सभा को पूरी तरह से संप्रभु बना दिया गया। जो किसी भी प्रकार के संविधान बनाने के लिए अपना निर्णय ले सकती थी, तो उसके लिए वो स्वतंत्र थी। दूसरा परिवर्तन किया गया था कि संविधान सभा एक विधायिका बन गई, यानी संविधान सभा ने 2 रूप में कार्य किया। क्या? एक तो संविधान सभा थी संविधान बनाने के लिए, और दूसरा इसका जो रूप था वो था विधायिका का। क्यों? चुनाव तो नहीं हुए थे ना, विधायिका के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए थे, इसलिए इस संविधान सभा ने 2 कार्य किए। एक तो संविधान सभा का और दूसरा कार्य है विधायिका का। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए थे। इसमें एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण करना, और दूसरा था देश के आम कानून लागू करना। और कानून लागू किसके के द्वारा किया जाता है? विधायिका के लिए। तो विधायिका का रूप भी संविधान सभा को प्रदान कर दिया गया था। इस प्रकार संविधान सभा भारत की पहली संसद भी बन गई, इसलिए संविधान सभा ही भारत की पहली संसद विधायिका बनाई गई थी। तो पहली संसद कौन थी? संविधान सभा। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे, तब तो होती संविधान सभा। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते, किस रूप में? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते। और जब बैठक बतौर विधायिका होती, तब इसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मालवंकर। जब संसद के रूप में या विधायिका के रूप में बैठक होती, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी.वी. मावेलंकर। जी.वी. मावेलंकर। इस प्रकार से दोहरा रूप प्रस्तुत किया था संविधान सभा ने। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी। तो अधिराज्य के रूप में इसकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 हुई थी, तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जी.वी. मालवंकर। तो मावलंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, संसद की अध्यक्षता के रूप में इसकी अध्यक्षता मावलंकर ने की थी। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। इस समय तक संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। तो संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण का कार्य वो कब तक पूरा कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 तक इसने अपना संविधान के निर्माण का कार्य वो पूरा कर लिया था। हाँ, तीसरी बात, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कौन है? लीग के सदस्य। लीग के सदस्य
पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध या भारतीय संविधान सभा से अलग हो गई। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389, जो हमने तय की थी ना 389 की बजाय 299 तक आ गई थी। तो मुस्लिम लीग के अलग होने से, पाकिस्तान में चले जाने के कारण 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, वो 299 ही रह गई थी। भारतीय प्रांतों की संख्या थी वो 296 से 229। तो भारतीय जो प्रांत थे उनकी संख्या 296 में से कितने आ गई, 229। और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। और देशी रियासतों की संख्या जो पहले 93 की गई थी, उनको कितना कर दिया गया, 70 कर दिया गया था। भारतीय संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को 229 भारतीय प्रांत और 70 भारतीय रियासतें सहित कुल 299 सदस्य थे। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 तक, कब है, 31 दिसंबर 1947 तक कितने सदस्य थे, 31 दिसंबर 1947 तक 229 भारतीय प्रांत, 229 भारतीय प्रांत के सदस्य थे और 70 भारतीय रियासतें थी। तो इस प्रकार से कुल 299 सदस्य थे। रियासतों से 70, 299 सदस्य थे, 299 सदस्य, 299 सदस्य थे। अन्य कार्य, अब देखेंगे अन्य कार्य क्या थे। तो देखिए, पहली बात कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा ने एक मई 1949 में, कब है, मई 1949 में, मई 1949 में जो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता उसको सत्यापित संविधान सभा के द्वारा किया गया था। दूसरी बात है कि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तीसरी बात कि इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। राष्ट्रीय गायन और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनको भी कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को। 2 वर्ष, अब देखिए संविधान जो का निर्माण किया गया था, इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितने दिन चली थी संविधान सभा की बैठकें, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। इसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी, 11 बैठक, कुल 11 बैठक हुई थी। इसमें इसके अतिरिक्त सभा 24 जनवरी 1950 को भी बैठी, यानी 24 जनवरी 1950 को भी सभा का आयोजन किया गया था। जब सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने इस पर अपने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे हस्ताक्षर, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। इसके प्रारूप बनाने पर कितने दिनों तक है, 114 दिनों पर विचार हुआ और उसके बाद संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। कितना खर्च आया, 64 लाख रुपया खर्च आया। तो इस प्रकार से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद अब बनने वाली संसद के निर्माण तक संविधान भारत की
अंतरिम संसद के रूप में भी काम किया। जब तक आम चुनाव नहीं हो गए थे 1951-52 में, 1951-52 में जब तक आम चुनाव नहीं हुए थे, तभी तक संविधान सभा ने एक संसद के रूप में भी अपना योगदान दिया था। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो जो संविधान सभा का जो अस्तित्व कब समाप्त हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। तो पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। तो पहली बार संसद दोनों सदनों के साथ, लोकसभा और राज्यसभा के साथ कब अस्तित्व में आई? 1952 में, 1952 में अस्तित्व में आई। तो हाँ, तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से हमारे देश का संविधान का निर्माण किया गया और किस इस संविधान को लागू किया गया। आगे आने वाले वीडियो में हम संविधान सभा की समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।